क्या आप जानते हैं कि नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 के तहत टैक्स अधिकारी तलाशी के दौरान आपके सोशल मीडिया अकाउंट और ईमेल भी खंगाल सकते हैं? ये छोटा सा बदलाव प्रीलिम्स में एक स्टेटमेंट आधारित प्रश्न बन सकता है और अगर ये चूक गया तो आपके महत्वपूर्ण 2 अंक जा सकते हैं। चलिए आज इसे और ऐसे ही कई महत्वपूर्ण अपडेट्स को डिकोड करते हैं। सिंप्लीफाइड यूपीएससी बाय पीपीपी में आपका फिर से स्वागत है। ये वो चैनल है जो आपके समय का सम्मान करता है और आपके सिलेबस को सरल बनाता है। आगे बढ़ने से पहले एक विनम्र निवेदन, यदि आप सक्षम हैं और हमारा कंटेंट आपकी तैयारी में मूल्य जोड़ता है तो कृपया सदस्य बनने के लिए ज्वाइन बटन दबाने पर विचार करें। आपका समर्थन ही इन वीडियो को जारी रखता है। हमारे मौजूदा सदस्यों को बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस चैनल के स्तंभ हैं। सभी के लिए मुफ्त नोट्स और प्रैक्टिस पीवाईक्यूज हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हमारी लीजेंड यूट्यूब सदस्यों के लिए हमारे पास एक विशेष डिस्कॉर्ड सर्वर है जिसमें प्रीमियम नोट्स, अतिरिक्त पीवाईक्यूज और मॉडल मेंस उत्तर मिलते हैं। दूसरे अध्याय फाइनेंस एंड टैक्सेशन पर गहराई से बात करेंगे और इसे सिर्फ अलग-अलग टॉपिक्स का कलेक्शन नहीं समझना है। इसे सरकार की एक बड़ी आर्थिक रणनीति के तौर पर देखना होगा। एक तरफ अपने खर्च पर लगाम लगाना और दूसरी तरफ कमाई के तरीकों को सुधारना। चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं, मतलब राजकोषीय अनुशासन या फिस्कल डिसिप्लिन। और इसमें सबसे अहम कानून है FRBM एक्ट। हाँ, और ये अभी खबरों में इसलिए है क्योंकि हाल ही में CAG यानी भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट आई है। CAG की रिपोर्ट? जी, और उस रिपोर्ट में FRBM अधिनियम के अनुपालन को लेकर कुछ गंभीर चिंताएं जताई गई हैं। और यूपीएससी की नज़र हमेशा CAG जैसी संवैधानिक संस्थाओं की रिपोर्ट्स पर होती है। तो ये चिंताएं किस तरह की हैं? क्या सरकार सिर्फ अपने लक्ष्य चूक रही है? लक्ष्य चूकना तो एक बात है, लेकिन CAG की रिपोर्ट में जो सबसे चिंताजनक बात सामने आई है वो है ऑफ बजट बोरोइंग का बढ़ता ट्रेंड। ऑफ बजट बोरोइंग मतलब ऐसी उधारी जो बजट में नहीं दिखती। बिल्कुल, सरकार ऐसी उधारी ले रही है जिसे वो अपने मुख्य बजट में नहीं दिखाती। इससे होता यह है कि राजकोषीय घाटे का जो आधिकारिक आंकड़ा है वो असलियत से कम दिखता है। अच्छा, तो ये पारदर्शिता का एक बड़ा मुद्दा है। जी, और यूपीएससी इसी तरह की बारीकियों पर सवाल पूछता है। समझी। तो ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं है, बल्कि पारदर्शिता और जवाबदेही का सवाल है। चलिए बुनियादी बातों पर वापस आते हैं। FRBM अधिनियम 2003 का असल उद्देश्य क्या था? देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो सरकार की कमाई और खर्च में अनुशासन लाना। लेकिन इसका एक गहरा दर्शन है इंटरजेनरेशनल इक्विटी, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वित्तीय समानता। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब है कि आज की सरकार भविष्य की पीढ़ियों पर कर्ज का इतना ज्यादा बोझ न डाल दे कि उनके विकास की संभावनाएं ही खत्म हो जाएं। ये एक नैतिक और आर्थिक जिम्मेदारी है। और प्रीलिम्स के लिहाज से इसमें कुछ सीधे सीधे लक्ष्य तय किए गए हैं जो हमें पता होने चाहिए। जी, जैसे कि राजकोषीय घाटा मतलब फिस्कल डेफिसिट, जिसे GDP के 4.5% से कम रखने का संशोधित लक्ष्य है। बिल्कुल, और इसके साथ ही ऋण सीमाएं यानी डेट लिमिट्स भी तय की गई हैं। हाँ, वो क्या है? केंद्र सरकार का ऋण GDP के 40% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और सामान्य सरकार, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल हैं, उसका कुल ऋण GDP के 60% से अधिक नहीं होना चाहिए। ये आंकड़े तो प्रीलिम्स के लिए सीधे सीधे सवाल हैं। 40%, 60%। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? अक्सर ये कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। हाँ, इसके लिए एक आसान मेमोरी हुक है। FRBM का 40-60 नियम याद रखें। 40-60 नियम? जी, केंद्र छोटा हिस्सा है तो उसका लक्ष्य भी छोटा है 40%, और पूरी सरकार यानी केंद्र और राज्य बड़ी है तो उसका लक्ष्य बड़ा है 60%। केंद्र 40 पर, पूरी सरकार 60 पर। ये शानदार है। अब अगर हमें इसे यूपीएससी के सिलेबस से जोड़ें तो ये कहाँ फिट होता है? ये सीधे GS पेपर 3 के सरकारी बजट या गवर्नमेंट बजटिंग विषय से जुड़ता है। अच्छा। और यूपीएससी के लिए ये कोई नया टॉपिक नहीं है। याद कीजिए, 2013 के मेंस में FRBM अधिनियम को लागू करने के कारणों और इसकी विशेषताओं पर सीधा 200 शब्दों का प्रश्न पूछा गया था। यानी ये टॉपिक बार बार आता है। बिल्कुल, यूपीएससी ये पूछकर जानना चाहता है कि क्या कैंडिडेट सरकार की वित्तीय सेहत की नब्ज पकड़ पा रहा है या नहीं। अच्छा, तो ये तो हुई सरकार के बही खाते और खर्च पर लगाम की बात। लेकिन इस समीकरण का दूसरा हिस्सा है राजस्व,
मतलब कमाई, और कमाई का सबसे बड़ा जरिया है टैक्स। तो चलिए देखते हैं कि प्रत्यक्ष कर यानी डायरेक्ट टैक्स के मोर्चे पर क्या बड़े बदलाव हो रहे हैं। और यहाँ सबसे बड़ी खबर है इनकम टैक्स एक्ट 2025। जी हाँ, यह बहुत बड़ा बदलाव है क्योंकि ये 1961 के पुराने और काफी जटिल हो चुके आयकर अधिनियम की जगह ले रहा है। मतलब 60-70 साल पुराना कानून। जी, पिछले इतने सालों में हमारी अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई है, लेकिन कानून वही पुराना चल रहा था। तो सरकार का मुख्य उद्देश्य यहाँ सरलीकरण, स्पष्टता और आज की डिजिटल अर्थव्यवस्था के लिए इसे प्रासंगिक बनाना है। ओके, तो इस नए एक्ट की मुख्य बातें क्या हैं? सबसे पहले तो सरलीकरण की बात हो रही है, जैसे MAT और AMT के प्रावधानों को अलग-अलग उपवर्गों में बांटा गया है। हाँ, लेकिन जो सबसे आधुनिक बदलाव लग रहा है वो है अघोषित आय की परिभाषा का विस्तार। बिल्कुल। इस परिभाषा में अब वर्चुअल डिजिटल संपत्ति जैसे कि क्रिप्टो करेंसी को भी साफ साफ शामिल कर लिया गया है। ये तो बहुत जरूरी था। बहुत जरूरी कदम था क्योंकि पुराने कानून के तहत क्रिप्टो से होने वाली आय को लेकर बहुत भ्रम था। अब टैक्स अधिकारियों के पास इस पर कार्रवाई करने का एक स्पष्ट कानूनी आधार है। और इसी से जुड़ा है तीसरा और शायद सबसे विवादास्पद बदलाव, जिसकी हमने शुरू में भी बात की थी, सोशल मीडिया वाला। हाँ, टैक्स अधिकारियों को तलाशी के दौरान ईमेल सर्वर और सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचने की शक्ति दी गई है। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल उठता है, क्या इन नई शक्तियां और करदाता के निजता के अधिकार के बीच संतुलन कैसे बनाया जाएगा? क्या इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई सेफगार्ड्स हैं? सही बात है। ये सिर्फ टैक्स चोरी रोकने का उपकरण नहीं है, ये डिजिटल स्पेस में राज्य की बढ़ती निगरानी का भी संकेत है। इससे भविष्य में डेटा प्राइवेसी और नागरिक अधिकारों पर एक नई बहस छिड़ सकती है। और इस पर मेंस में एक विश्लेषणात्मक प्रश्न बन सकता है। निश्चित रूप से ये एक बहुत ही वैध चिंता है। शायद इसीलिए इस नए एक्ट में विवाद समाधान पैनल जैसे तंत्र को भी मजबूत किया गया है। जी, ताकि करदाता अपनी बात रख सकें, खासकर विदेशी कंपनियों से जुड़े ट्रांसफर प्राइसिंग जैसे जटिल मामलों में। लेकिन ये देखना होगा कि ये जमीनी स्तर पर कितना प्रभावी होता है। सही कहा। और इसी पारदर्शिता और निश्चितता को बढ़ाने के लिए एक और टूल है जो चर्चा में है, एडवांस्ड प्राइसिंग एग्रीमेंट यानी APA। APA ये क्या है? ये करदाता, खासकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों और कर प्राधिकरण के बीच एक समझौता है। अच्छा, इसमें वे पहले से ही ये तय कर लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय लेन देन का मूल्य निर्धारण किस मेथड से किया जाएगा। तो इससे बाद में होने वाले विवादों से बचा जा सकता है। बिल्कुल, लंबे और महंगे विवादों से बचा जा सकता है, जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। मुझे लगता है कि इसके कुछ प्रकार भी हैं, यूनिलैटरल, बायलैटरल। जी, 3 प्रकार हैं। इन्हें याद रखने का कोई आसान तरीका है? बिल्कुल, इसके लिए एक मेमोरी हुक है। APA के प्रकारों को UBM से याद रखें। UBM? U फॉर यूनिलैटरल, जिसमें सिर्फ एक देश का करदाता और वहां की टैक्स अथॉरिटी शामिल होती है। B फॉर बायलैटरल, जिसमें 2 देशों की टैक्स अथॉरिटी शामिल होती हैं। और M फॉर मल्टीलैटरल, जिसमें कई देश शामिल होते हैं। UBM, यूनिलैटरल, बायलैटरल, मल्टीलैटरल, ये आसान है। प्रत्यक्ष कर में एक और टर्म बार बार सुनने को मिलता है, STT यानी प्रतिभूति लेन देन कर। हाँ, STT भारत में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज पर शेयर्स या डेरिवेटिव्स खरीदने बेचने पर लगता है। और ये एक तरह का प्रत्यक्ष कर है? जी, इसका मुख्य उद्देश्य सिक्योरिटीज मार्केट में होने वाले लेन देन पर नजर रखना और कर चोरी को रोकना था, खासकर कैपिटल गेन्स टैक्स के मामले में। देखिए, प्रत्यक्ष कर सुधार GS पेपर 3 का एक मुख्य हिस्सा है। UPSC का पैटर्न देखें तो 2018 के मेंस में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स और डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स पर सवाल पूछा गया था। और प्रीलिम्स में? उसी साल 2018 के प्रीलिम्स में दोहरे कराधान से बचाव समझौतों यानी DTAA से संबंधित प्रश्न था। ये पैटर्न दिखाता है कि UPSC सिर्फ घरेलू कराधानी नहीं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कराधान के सिद्धांतों और उनके प्रभावों का भी परीक्षण करता है। बहुत महत्वपूर्ण बिंदु। प्रत्यक्ष कर में सरलीकरण तो एक पहलू है, लेकिन जो टैक्स सिस्टम हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर सबसे ज्यादा असर डालता है वो है अप्रत्यक्ष कर। और भारत के सबसे बड़े अप्रत्यक्ष कर सुधार GST में भी एक नई क्रांति आ रही है, जिसे GST 2.0 कहा जा रहा है। हाँ, इसका संदर्भ ये है कि हाल ही में हुई 56वीं GST परिषद की बैठक में अगली पीढ़ी के GST सुधारों को मंजूरी दी गई है। तो GST 1.0 में क्या कमियां थीं? देखिए, GST 1.0 ने टैक्स पर टैक्स की समस्या यानी कैस्केडिंग इफेक्ट को खत्म किया, एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार बनाया, लेकिन इसमें कई टैक्स स्लैब और जटिलताओं की शिकायतें हमेशा से रहीं। GST 2.0
इन्हीं समस्याओं को दूर करने का एक प्रयास है। तो क्या है जीएसटी 2.0 के मुख्य सुधार? सबसे बड़ी बात जो सुनने में आ रही है वो है दरों का युक्तिकरण, यानी रेट रैशनलाइजेशन। बिल्कुल। अब तक जो 5%, 12%, 18% और 28% के 4 मुख्य स्लैब थे, हाँ? उन्हें खत्म करके केवल 2 स्लैब रखे जा रहे हैं, 5% और 18%। सिर्फ 2? 12 और 28% वाले स्लैब हटा दिए गए? जी, पूरी तरह हटा दिए गए हैं। ये अब तक का सबसे बड़ा बदलाव है। और 28% स्लैब का क्या हुआ? जो लग्जरी आइटम्स और सिन गुड्स थे, उनका क्या होगा? उनके लिए एक विशेष डीमेरिट दर यानी स्पेशल डीमेरिट रेट लाई गई है, जो 40% होगी। 40%? हाँ, ये सिन वस्तुओं जैसे तंबाकू और कुछ चुनिंदा विलासिता की वस्तुओं पर लगेगी। ये पहले के कॉम्पनसेशन सेस की जगह लेगी। इन बदलावों का आम आदमी और अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा? कोई उदाहरण दे सकते हैं? इसका असर बहुत बड़ा है। कल्पना कीजिए एक मध्यम वर्गीय परिवार की जो अपनी पहली छोटी कार या मोटरसाइकिल खरीदने का सपना देख रहा था। अब तक उसे 28% जीएसटी देना पड़ता था, अब 18% देना होगा। ये उस परिवार के लिए हजारों रुपए की सीधी बचत है। यही वो डिमांड बूस्ट है जिसकी सरकार उम्मीद कर रही है। और कंस्ट्रक्शन सेक्टर के लिए भी कुछ है? हाँ, सीमेंट 28% से 18% पर आ गया है, जिससे कंस्ट्रक्शन और रियल एस्टेट सेक्टर को फायदा होगा। और हेयर ऑयल, साबुन जैसी रोजमर्रा की चीजें 18% से 5% पर आ गई हैं। इससे तो आम आदमी की जेब पर बोझ कम होगा। बिल्कुल। ये तो सकारात्मक पक्ष है। क्या इसका कोई दूसरा पहलू भी है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए? जरूर। हर बड़े सुधार की कुछ चुनौतियां होती हैं। जैसे कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि 28% स्लैब को पूरी तरह हटाने से सरकार के राजस्व में कमी आ सकती है। अच्छा। दूसरा, क्या सिन गुड्स पर 40% की ऊंची दर टैक्स चोरी या तस्करी को बढ़ावा देगी? ये ऐसे सवाल हैं जिन पर नीति निर्माताओं को नजर रखनी होगी। और मेंस में इन्हीं विश्लेषणात्मक पहलुओं पर प्रश्न बनते हैं। बिल्कुल। और जब भी जीएसटी की बात होती है तो जीएसटी परिषद यानी जीएसटी काउंसिल यूपीएससी का एक फेवरेट टॉपिक बन जाता है। हाँ, प्रीलिम्स में इससे जुड़े सवाल अक्सर दिखते हैं। हाँ। और इसका कारण है इसका अनूठा संवैधानिक ढांचा, अनुच्छेद 279A। जी, ये आर्टिकल नंबर प्रीलिम्स के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसकी अध्यक्षता केंद्रीय वित्त मंत्री करते हैं और सभी राज्यों के वित्त मंत्री इसके सदस्य होते हैं। और इसकी जो मतदान प्रणाली है वो सहकारी संघवाद यानी कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक उत्कृष्ट उदाहरण मानी जाती है। हाँ, यूटीएस में केंद्र के वोट का भार सिर्फ 1/3 होता है और सभी राज्यों के वोटों का कुल भार 2/3 होता है। और निर्णय के लिए कोई भी निर्णय लेने के लिए 3/4 यानी 75% बहुमत की आवश्यकता होती है। मतलब ये कि केंद्र या सारे राज्य मिलकर भी अकेले कोई फैसला नहीं ले सकते। सही पकड़ा, दोनों को मिलकर काम करना ही होगा। तो ये सिर्फ एक टैक्स तय करने वाली बॉडी नहीं है, बल्कि केंद्र राज्य संबंधों का एक प्रैक्टिकल मॉडल है। बिल्कुल। जीएसटी परिषद सिर्फ एक टैक्स बॉडी नहीं है, ये भारतीय संघवाद का एक जीवंत और कभी-कभी विवादास्पद उदाहरण है। इसका यूपीएससी लिंकेज भी तो मजबूत होगा। बहुत मजबूत है। 2019 के मेंस में जीएसटी के राजस्व निहितार्थों पर सीधा सवाल था और उससे भी पहले 2013 के मेंस में इसे भारत में लागू करने के औचित्य पर चर्चा करने के लिए कहा गया था। तो ये हमेशा महत्वपूर्ण रहेगा। हमेशा। जीएसटी परिषद की संरचना और कार्यप्रणाली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो ये थे हमारे 3 मुख्य विषय: राजकोषीय अनुशासन, प्रत्यक्ष कर सुधार और जीएसटी 2.0। इन सबको एक साथ देखने पर आपको क्या बड़ी तस्वीर नजर आती है? इस पूरे अध्याय का एक बड़ा निष्कर्ष क्या है? इस पूरे अध्याय का एक बड़ा निष्कर्ष ये है कि सरकार 2 मोर्चों पर एक साथ काम कर रही है। 2 मोर्चों पर? जी। पहला, कर प्रणाली का सरलीकरण और उसे तर्कसंगत बनाना, जैसा कि हमने जीएसटी 2.0 और नए आयकर अधिनियम में देखा। इसका उद्देश्य टैक्स बेस को बढ़ाना और अनुपालन को आसान बनाना है। और दूसरा मोर्चा? और दूसरा, राजकोषीय अनुशासन को मजबूत करना, जैसा कि एफआरबीएम लक्ष्यों से स्पष्ट है। ये एक संतुलित आर्थिक प्रबंधन की दिशा में एक स्पष्ट और सोचा समझा कदम है। मतलब सरकार एक तरफ अपनी चादर छोटी कर रही है और दूसरी तरफ अपनी आय के स्रोतों को ज्यादा प्रभावी बना रही है। बिल्कुल सही। अगर इस सारांश ने आपकी मदद की तो कृपया वीडियो को लाइक करें, या एल्गोरिदम को आप जैसे गंभीर उम्मीदवारों को खोजने में मदद करता है। टिप्पणियों में अपने विचार साझा करें।
जीएसटी 2.0 में 12 और 28% स्लैब को हटाने का फैसला क्या एक मास्टर स्ट्रोक है या इससे राजस्व का भारी नुकसान होगा? आपकी राय में इसका महंगाई पर क्या असर पड़ेगा? और भूले नहीं, टेलीग्राम पर मुफ्त नोट्स और लीजेंड्स के लिए डिस्कॉर्ड पर प्रीमियम कंटेंट। और अंत में एक सवाल आपके सोचने के लिए। जैसे जैसे हमारी अर्थव्यवस्था ज्यादा डिजिटल होती जा रही है, क्या हमें टैक्स चोरी रोकने के लिए ज्यादा निगरानी और कम निजता के लिए तैयार रहना चाहिए? इस संतुलन पर आपकी क्या राय है? जरूर सोचिएगा। अगले अध्याय में मिलते हैं। जय हिंद।